नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर 6 से है। यहां प्रशासन, कल्याण और विकास सेवाएं। आज दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा यूनिट नंबर 6 का एक पॉइंट है दोस्तों, जिसका नाम है प्रशासन के संगठक। अब इसके अंतर्गत दोस्तों मैं आप लोगों से नियोजन, समन्वय और कर्मचारी भर्ती, प्रशिक्षण और विकास, अभिलेखन और प्रलेखन, बजट निर्माण, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ लूथर गुलिक के माध्यम से, जब समाज कल्याण प्रशासन के कार्यक्षेत्र पर मैं चर्चा किया था। आज मैं चर्चा करूंगा निगरानी और मूल्यांकन, नेटवर्किंग और जनसंपर्क स्थापना। ये क्या सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है निगरानी और मूल्यांकन, नेटवर्किंग और जनसंपर्क स्थापना। याद रखना दोस्तों, यूनिट नंबर 6 से इस यूनिट में समाज कार्य के अंतर्गत आने वाले जो समाज कल्याण संगठन है, उनकी प्रकृति और आकार, अभिकल्पना, नियम और क्रियाविधि की जो विवेचना की गई है, उसी के साथ साथ संगठनों का जो प्रबंधन है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका यानी एनजीओ की क्या रोल है, ये बताया गया है। यूनिट नंबर मैं बात कर रहा हूँ 6 की। यूनिट नंबर 6 में अगर बेसिकली ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है दोस्तों, वो है जो प्रबंधन है, जो संगठन का मैनेजमेंट है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी संगठन की भूमिका है, वो किस तरीके से है, और समाज कल्याण संगठनों का जो भौतिक, मानव और वित्तीय संबंधों पर जो चर्चा की गई है, वो यूनिट नंबर 6 में ही की गई है। याद रखना दोस्तों, प्रशासन, कल्याण और विकास सेवाएं वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी करो इसे, और कॉपी पेन साथ में रखो और इसे नोट डाउन भी करते चलो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहली पॉइंट है दोस्तों हमारे सामने एक जनसंपर्क की स्थापना, यानी ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनकर आया हुआ है। और जब कभी क्वेश्चंस आता है जनसंपर्क करके और सहभागिता करके, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि जनसंपर्क और सहभागिता दोनों बात सिमिलर है ना। तो आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए साथ साथ दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, जब कभी जनसंपर्क या सहभागिता की प्रक्रिया के बारे में, देखिए प्रक्रिया जब मैं कभी आप लोगों से चर्चा करूं, चाहे केस वर्क हो या ग्रुप वर्क की प्रक्रिया हो, इन सभी प्रक्रियाओं पे चर्चा ध्यान रखना दोस्तों, ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हालांकि मैं आप लोगों से प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। जनसंपर्क स्थापना की प्रक्रिया डैश डालकर आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, क्योंकि अवस्था यहाँ से प्रश्न बच सकता है सम्मिलित करने के लिए, यानी मिलान करने के लिए, और अप्लाइड भी क्वेश्चंस बना सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। प्रक्रिया लिखिए हेडिंग में, और स्टेप बाय स्टेप कुल टोटल 7 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो क्वेश्चंस प्रक्रिया में कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, 7। मैच करने के लिए पूछ लेता है, तो आप लोग ध्यान देना, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें आपको 7 जो प्रक्रिया है ये याद होनी चाहिए। ठीक है, जुबान पे रट्टा होना चाहिए। आप लोग अगर जब तक समझोगे नहीं हर एक चीज़, तब तक मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि प्रक्रिया से क्वेश्चंस बनना है, और ये पूछा जा रहा है सहभागिता से और जनसंपर्क से। तो जब कभी आप जनसंपर्क की प्रक्रिया को बेहतर जानकारी के लिए कितनी अवस्थाओं से निकलते हो, तो टोटल 7 अवस्थाएं होती हैं, जिन अवस्थाओं में श्रेणीबद्ध तरीके से किया जा सकता है। तो पहली अवस्था में आप लिखिए नंबर 1 इस तरीके से। पहली अवस्था में लिखा गया है प्रसारित की जाने वाली सूचना, अथवा ध्यान देना, जब मैंने कहा कि प्रसारित की जाने वाली सूचना, तो वहाँ पे आप समझना कि संदेश की पहचान करना होता है, और उसका उल्लेख करना जो है इसमें शामिल किया गया है। जैसे मैंने आप लोगों से आर्टिकल 15 में बताया कि लिंग, जाति, भेदभाव से रिलेटेड रहा वो आर्टिकल्स, तो उस तरीके से आप लोगों को जनसंपर्क की जो प्रक्रिया है, जो टोटल 7 अवस्थाएँ हैं, ये चीज़ें याद रखना है। पहले पहचान की जाएगी, और देन उसके बाद आप लोगों को दूसरी जनसंपर्क की प्रक्रिया की अवस्था में लक्ष्य समूह अथवा आम जनता के मुद्दों से उसके बारे में जो मौजूदा होगी, जो छवि होगी, उस छवि को देखते हुए यानी आप ये समझिए कि जागरूकता का जो स्तर होगा वो पता लगाया जाएगा। ओवरऑल आप सीधा साधारण शब्दों में समझ सकते हैं। थर्ड अवस्था में मैं 7 बताऊंगा, आप फटाफट लिखते चलिए। ठीक है, थर्ड स्टेज अवस्था है दोस्तों कि संप्रेषण के उद्देश्यों,
ठीक है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी प्राथमिकता को विकसित करना। तो ये भी पूछ लेता है, क्रम कहता है क्रम में लगाइए, है ना, कि प्रक्रिया कौन कौन सी है जनसंपर्क की, सहभागिता की, स्थापना की, तो आप क्रम में लगा सकते हैं। और फोर्थ है दोस्तों ये कि संदेश विकसित करना यानी संचरण करना, ठीक है, ट्रांसमिशन। तो ये चीज़ें आप लोग जान समझना, क्योंकि इसमें जो संदेश होते हैं उसका डेवलप किया जाता है और उसका संचरण करने के लिए जो उपयुक्त माध्यम होता है उससे चुनने से संबंधित ही होता है। तो इसलिए जनसंपर्क की प्रक्रिया में चौथी अवस्था को संदेश विकसित करने की संचरण की प्रक्रिया को इंक्लूड किया गया। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और देखिए पांचवी जो है जनसंपर्क की अवस्था में, ध्यान से सुनना, जो जनसंपर्क की पांचवी प्रक्रिया की अवस्था है और चौथी अवस्था के तैयार किए गए जो संप्रेषण हैं, उन कम्युनिकेशन को जो अभियान होता है, उनका जो क्रियान्वयन होता है और उनका जो समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन होता है, उन संदेशों का उसका क्या होता है, प्रसारण किया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखना कि जब कभी सहभागिता यानी जनसंपर्क की बात अगर होगी, उसका क्या प्रक्रिया है और प्रक्रिया का नंबर अगर पूछता है कि मैच करने के लिए दे दिया कि पांचवी अवस्था कौन सी है, तो आप मैच करना, उस समय आपके ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों पांचवी अवस्था में कि चौथी अवस्था में तैयार किए गए वाले। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तैयार तो कर दिया गया था चौथी अवस्था में जब संदेश विकसित किया गया था, उसका संचरण किया गया था, और जब स्टेजेस जो फिफ्थ आया तो उस समय क्या हुआ कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जो था वो अभियान का क्रियान्वयन, उसका क्रियान्वयन करना, उसका कोऑर्डिनेशन यानी समन्वयन बनाना और संदेश का प्रसारण करना। अब जब छठी अवस्था आती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं संप्रेषण को लेके। मैंने चौथी में भी संप्रेषण के थोड़े से जिक्र किया है, क्योंकि वहाँ पे चौथी अवस्था ये थी कि संदेश विकसित करना था, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देना। पांचवी अवस्था में क्या था कि जब चौथी अवस्था को तैयार किया गया तो संप्रेषण अभियान का क्रियान्वयन और समन्वय उसका ध्यान में रखा गया। लेकिन जब छठी अवस्था की बात होगी तो संप्रेषण अभियान की जांच की जाती है, क्या संदेश सही प्रकार से पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो इसके बारे में जानकारी दी जाती है इसमें जनसंपर्क की प्रक्रिया के अवस्था नंबर 6 में, ठीक है। और लास्ट ये है दोस्तों जनसंपर्क की जो 7वीं अवस्था है वो है संशोधित संचारण अभियान, जिसमें हम किसी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं और इसके बाद संशोधित संदेश का भी हम प्रसारण कर सकते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों कि ये कभी अप्रभाविकता के कारण पहचान करने के बाद यदि संदेश सही ढंग से नहीं पहुंचता है तो जनसंपर्क की 7वीं अवस्था में संशोधित करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चंस बने भी हैं और पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी अवस्था में ऐसी होती है जिसमें जब कम्युनिकेशन या जब कोई मैसेज सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है तो कौन से अवस्था में जनसंपर्क की संशोधित संचारण अभियान के शामिल करना जरूरी माना जाता है या जरूरी समझा जाता है। तो आप ये बताओगे अवस्था नंबर 7, ठीक है। आई होप दोस्तों अगर आप लोगों को जो चीज़ें समझ में ना आए आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा समस्याओं का समाधान करूंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ जनसंपर्क यानी पब्लिक रिलेशंस समाज कल्याण प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो भागीदारी के साथ मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण है, और यह संगठन जनता के बाद सूचना के प्रभाव के प्रबंधन कार्य करने के लिए, उसको सक्षम बनाने के लिए, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन चीज़ों में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है जनसंपर्क में समाज कल्याण प्रशासन। तो ये चीज़ें याद रखना आप लोग। दोस्तों जनसंपर्क जो होता है वो लोक नीति और उसके सेवा के जो सेवा का अनिवार्य समेकित घटक हैं, इन्हीं के माध्यम से। क्योंकि रीज़न होता है कि संगठन में कार्य करने वाले संगठन और उस समुदाय के कर्मचारी शामिल होते हैं, है ना। अब उस समय या उस दौरान अध्ययन करना चाहिए कि संपर्क का अर्थ उस संबंध में अथवा उस छवि में सजग निर्णय ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा। सजग निर्णय का मतलब है कि उस जनसंपर्क में आने से क्या लोगों को उनको जागरूकता प्रदान कर रहा है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहा है, इसलिए इन प्रक्रियाओं को श्रेणीबद्ध तरीके से किया जाता था। तो वहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि जनसंपर्क लोकनीति अथवा सेवा का अनिवार्य एक समेकित घटक के रूप में जाना जाता है। और कार्य देखिए जनसंपर्क कार्यकलापों का जो उद्देश्य है उन नागरिकों के लिए जिसमें लाभ सुनिश्चित करना और जिसके लिए नीतियां और सेवाएं प्रदान की जाती है। आप लोगों ने सुना होगा द इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशंस यानी यूएसए के जनसंपर्क के संगठन
और इसके लक्ष्य समूह के बीच जो परस्पर समझबूझ होती है उसको स्थापित करने और बनाए रखने के लिए विवेकपूर्ण, नियोजित और सतत यानी कंटिन्यूअस प्रयास करने चाहिए। और उसी के क्रम में एक डेफिनेशन दिया गया है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि क्या परिभाषा हो सकती है सहभागिता की यानी जनसंपर्क की। तो जब किसी क्रियाकलाप यानी गतिविधि, कारण, संचालन अथवा संस्था के लिए जो सार्वजनिक समर्थन जुटाने के लिए सूचना, अनुनय, विनय के सामंजस्य द्वारा प्रयास के रूप में की जाती है, वही जनसंपर्क का रूप माना जाता है। अब याद रखने चीज़ें या बातें ये है दोस्तों कि छवि निर्माण कार्य जब वर्तमान छवि को समझने, वांछित यानी आप सकारात्मक समझिए, वांछित का मतलब सकारात्मक, तो उस समय क्या होता है कि छवि को बनाने और उसके लिए सभी, ठीक है, उसके लिए सभी ज़रूरतमंद बच्चों के लिए या जनसंपर्क एक्टिविटीज़ को सही करने को आरंभ, ठीक है, आरंभ करने से संबंधित होता है और उसी समय ये सारी चीज़ें जो है स्टार्ट की जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि जो छवि निर्माण होगा उस कार्य का वर्तमान छवि को समझने और वांछित छवि को बनाने और उसके लिए सही या सभी जनसंपर्क क्रियाकलापों को सही कार्य करने का एक आरंभ देता है, एक स्टार्टर देता है। तो ये चीज़ें आपको समझना जरूरी होगा। कुछ संभावनाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें जनसंपर्क की ज़रूरतें भी होती हैं, जैसे पदोन्नति का अवसर जिसमें नई सेवाएं या नीतियों के बारे में सूचित करना, जिसके लिए व्यापक प्रसार की एक ज़रूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसी के क्रम में यहाँ पर एक चीज़ और है। देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है दोस्तों, जनसंपर्क एक पर्यायवाची, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना, जनसंपर्क एक प्रचार या पर्यायवाची शब्द नहीं है यानी, परंतु अनेक जनसंपर्क अभियानों के प्रसार के लिए व्यवस्थाएं भी शामिल की गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती दोस्तों, आप ये चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं कि जनसंपर्क का अर्थ जो होता है वो खराब समूह यानी टीम के लिए अच्छी छवि बनाना नहीं है, क्योंकि गलत छवि अधिक समय तक नहीं रह सकती। यदि संगठन की सेवाएँ जो है वो कार्यक्रम सही भी हैं तो इस सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जनता को आकर्षित और प्रेरित करने की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता प्रदान करनी चाहिए या उनके जागरूकता उनके अंदर पैदा करनी चाहिए ताकि उन्हें समाज के मुख्य धाराओं से जोड़ा जा सके, है ना। आई होप दोस्तों कि आप लोगों की ये लाइन बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। क्यों बहुत, देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा जा रहा है दोस्तों कि संगठन के कार्य का प्रसार या प्रचार करने के लिए प्रभावी जनसंपर्क जो अभियान है उनकी ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये चीज़ें दोस्तों, जनसंपर्क से सिर्फ अगर यूजीसी नेट में इतना ही पूछा जाएगा, फिर से बोल रहा हूँ, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जनसंपर्क की स्थापना में मैंने जो कंटेंट दिया है इससे बाहर नहीं आएगा। प्लस में आपको जो मैंने बताया है जनसंपर्क की प्रक्रिया जो मैंने 7 बताया है, इन प्रक्रिया से ही क्वेश्चंस बनेगा, बस उसके बाद इससे जनसंपर्क के बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। और आपको अप्लाइड क्वेश्चंस बनाएगा तो प्रक्रिया से ही बनाएगा। आई होप दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तब कमेंट जरूर करना और आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको वहाँ से ईजिली मैं समस्याओं का आपका सामना या उस समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकूँ, है ना। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों पॉइंट पे, सामाजिक ताना बाना। आप लोगों को मैंने हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि सामाजिक ताना बाना क्या चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना आप लोग कि सामाजिक ताना बाना पर मैंने आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। बेसिकली मैं यहाँ पे सिर्फ चर्चा ये करूँगा कि नेटवर्किंग है क्या चीज़। देखिए यहाँ पे स्कॉट ने 1996 में इन्होंने ये बताया था कि सामाजिक नेटवर्क के इस परिभाषा में परिभाषित करते हुए बताया कि यह व्यक्ति समूह या सामुदायिक स्तर पर लोगों को जोड़ने या सामाजिक संबंध स्थापित करना मानव निर्मित का एक प्रयास है। देखिए ध्यान से दोस्तों सुनना, क्यों, रीज़न ये था कि इन्होंने सामाजिक जो ताना बाना है, इन सामाजिक ताना बाना के नेटवर्क, यानी हम देखो जब मैं कभी बात करूँ सामाजिक नेटवर्क का तो आप समझना कि सामाजिक ताना बाना की बात हो रही है। यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आपको बनाएगा दोस्तों इसी तरीके से, टफ हिंदी देगा, तो आप लोग कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना हो जाइए
कि हिंदी नहीं आती, तो दोस्तों आपको इस पे इंग्लिश भी देखना है, तो आपको वहाँ पे मिलेगा सोशल नेटवर्क, है ना। तो ये चीज़ें आप समझ जाना है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है हर एक शब्दों पर, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों इसके कुल टोटल कुछ लक्षण बताए गए थे, तो लक्षणों से क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। और जिन दोस्तों ने मेरी सामाजिक ताना बाना पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो वहाँ से जाके देख सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों कि इसकी जो लक्षण हैं, जैसे कुछ ऐच्छिक संगठन होते हैं, जो संस्थाएँ होती हैं, जो विभिन्न संस्थाएँ होती हैं, वो ऐच्छिक संगठन होते हैं, जिसमें अशासकीय संगठन होता है, जिसमें सामुदायिक संगठनों का एक तालमेल होना चाहिए, जिसमें कोई क्षेत्र होना चाहिए किसी एक्टिविटी को करने के लिए, एक विषय होना चाहिए। तो ये एक सामाजिक नेटवर्क का एक लक्षण माना जाता है ना। ये सभी जो संगठन बनाता है सामाजिक ताना बाना में, इन संगठनों का एक मंच पर इकट्ठा होकर कार्य करना और उनके समझ और हितों के लिए सशक्त ताने बाने यानी नेटवर्क, सशक्त नेटवर्क के रूप में प्रेजेंट करता है। ये एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में देखने को मिलता है समाज कार्य में। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये संगठन जो सामाजिक ताना बाना है, अपने नेटवर्क सक्षम बनाने के लिए धन एकत्रित करता है। सामाजिक ताना बाना ये नेटवर्क लोगों को विभिन्न हितों के रक्षा हेतु कई प्रकार की गतिविधियों को और कार्यक्रम का संचालन भी करता है। देखिए दोस्तों, आपको सारा सेंटेंस, एक लय, आपको कॉन्सेप्ट, आपको ये जो सामाजिक ताना बाना, इन सभी की चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये है क्या चीज़, ये संगठन में कैसे यूज होता है, ये किस तरीके से एक संगठन में, एक अशासकीय संगठन, एक सामुदायिक संगठन जिसमें तालमेल कैसे बनाता है, किस क्षेत्र में विशेष बनाता है, किस विषय पर सामाजिक ताना बाना करता है। ये संगठन जो है सामान्यतः, यानी नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो ये सभी नियमों का पालन करने हेतु सहमत होता है। तो किस सामाजिक नियमों को यहाँ पर ये सहमति देता है नियमों को, तो ये चीज़ समझना जरूरी है, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन यहीं से बनाएगा। बेसिकली ये सामाजिक नेटवर्क गरीब, बेसहारा, कमजोर वर्ग के लोगों को अपने साझा हितों के रक्षा इकट्ठा होकर क्रियाओं को करने का एक मंच प्रदान करता है, सामाजिक नेटवर्क। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आप लोगों को सामाजिक ताना बाना के बारे में समझ में आ गया होगा। निगरानी और मूल्यांकन। देखिए दोस्तों, निगरानी और मूल्यांकन का मतलब ये है कि एक प्रभावी प्रबंधन के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण है और एक ऐसी स्थिति में परिवर्तन का पता लगाने के लिए जानकारी प्रदान कर सकते हैं जो प्रबंधन प्रतिक्रिया का ट्रैकर कर सकता है, जिसमें चिंता के परिवर्तनों का कारण निर्धारित कर सकता है और प्रबंधन कार्यों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी कर सकता है। तो ये चीज़ याद रखना। मूल्यांकन सामान्य रूप से एक प्रकार का माप और पारिस्थितिकी और सामाजिक परिस्थितियों या दबाव के संबंधित चर या आकलन करता है, जिसमें निगरानी में समय के माध्यम से सर्वेक्षण या उसका एक सर्वे करके उपायों को दोहराना शामिल किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है इसका कि किसी चीज़ को, किसी एक्टिविटीज़ को, किसी गतिविधि को सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्यकर्ता समाज कार्य में किस तरीके से करता है। जैसे सामाजिक ताना बाना के माध्यम से करता है, एक यानी सामाजिक नेटवर्किंग के माध्यम से करता है। और अभी आपसे मैं एक चीज़ और चर्चा करूंगा दोस्तों, निधि उगाना क्या चीज़ होता है ना, इन पे भी चर्चा करूंगा। और जनसंपर्क सहभागिता की क्या भूमिका होती है, तो इन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर लेता है निगरानी मूल्यांकन, है ना। और ये समय के माध्यम से जो सर्वेक्षण और अपनाता है, ये नहीं कि कभी भी एनी टाइम कर ले, ऐसे कोई बात नहीं है ना। देखिए, निगरानी जो है कार्यक्रमों का डिजाइन करने के लिए आकलन करने का अवलोकन प्रदान करता है। ध्यान से सुनना, उत्तरदायित्व और भागीदारी पूर्ण निगरानी कार्यक्रमों को विकसित करना और रिलीजेशंस और सामाजिक आर्थिक स्थितियों का आकलन और निगरानी के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ना। बेसिकली निगरानी और मूल्यांकन दो प्रबंधन मैनेजमेंट है। प्रश्न बनता है, अगर मान लीजिए उपकरण हैं, जब कभी निगरानी और मूल्यांकन का दो प्रबंधन के बारे में बात किया जाएगा तो प्रबंधन उपकरण है। तो ये चीज़ याद रखना, ये दो हैं। और जो व्यावसायिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए साथ साथ प्रदर्शन के स्तर को बढ़ावा देने में मदद करता है। मॉनिटरिंग, आप लोगों ने मॉनिटरिंग का नाम सुना होगा, जहाँ इसका मतलब होता है दोस्तों, मॉनिटरिंग एक परियोजना में की गई गतिविधियों में देखरेख और जांच की एक संगठित प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है।
दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि जब मैं आप लोगों से यूनिट नंबर 6 चर्चा कर रहा हूं तो समाज कल्याण संगठन के बारे में चर्चा कर रहा हूं, समाज कल्याण प्रशासन के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है। देखिए, पहली चीज़ तो भारत में पिछले कुछ वर्षों में 41 एनजीओ के विदेश से धन प्राप्त करने का प्रतिबंध लगाया गया है। अप्लाइड क्वेश्चंस बन सकते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेट कर सकता है, तो नोट डाउन कर लिया करो 41 एनजीओ, ठीक है। अब देखिए, भारत में करीब 33 लाख एनजीओ हैं, 33 लाख। मैंने एक चीज़ बताया है कि ये टॉपिक है जब कभी सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन और असंरचित संगठन, संरचित संगठन, यानी संगठनों के जो प्रकार हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, संरचित, असंरचित, सरकारी, गैर सरकारी, इन सभी संगठनों से क्वेश्चंस बनते हैं ना। इसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसी का एक पार्ट और आता है, जैसे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना को भी था। आप लोग मुझे कमेंट करना दोस्तों, केंद्रीय, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, मॉनिटरिंग की बात कर रहा था, जिसमें एक गतिविधियों, इस परियोजना के में की गई जो गतिविधियाँ होती है उसकी देखरेख जांच करने की एक संगठित प्रक्रिया को संदर्भित करता है और पता लगाने के लिए या नियोजित परिणामों को प्राप्त करने में सक्षम है या नहीं है, इसके विपरीत मूल्यांकन का एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का भी उद्देश्यों को पूरा करने का परियोजना का कार्यक्रम का सफलतापूर्वक इसे क्या सक्षम बनाया जाता है या अनुमान लगाकर इसको सफल बनाया जाता है। तो आप इस तरीके से इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं, मॉनिटरिंग क्या चीज़ है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ निगरानी और मूल्यांकन के बीच में प्राथमिक अंतर पर यह है कि निगरानी एक सतत गतिविधि है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जाएगा कि निगरानी सतत गतिविधि के रूप में आता है कि एक गतिविधि के रूप में आता है कि स्थिर गतिविधि के रूप में आता है, इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है यूजीसी नेट। तो याद रखना, निगरानी जब दे रखा है, निगरानी और आपका कोई एक ऐसी मूल्यांकन, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें रिलेट कर रहा है आपका समाज कल्याण प्रशासन, तो आप दोस्तों ध्यान रखना कि यहाँ पर क्रियात्मक जो स्तर होगा, प्रदर्शन ये करेगा कि मूल्यांकन का आवधिक गतिविधियों के रूप में व्यावसायिक स्तर पर किया जाना चाहिए। देखिए, अंतर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, निगरानी क्या है, मूल्यांकन क्या है ना दोस्तों। तुलना के आधार पर जब मैं चर्चा करूं निगरानी और मूल्यांकन, निगरानी एक ऐसी नियमित प्रक्रिया है, अगर मैं इसके अर्थ के समझा रहा हूं, जिसमें इसके अर्थ को समझा रहा हूं निगरानी का, जिसमें निगरानी की एक नियमित प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें परियोजना की गतिविधियों और प्रगति की जांच करता है और प्रक्रिया के दौरान बाधाओं को, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, ये चीज़ लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि निगरानी एक नियमित प्रक्रिया है, पहली चीज़, और परियोजना की गतिविधियों की जांच करता है, प्रक्रिया के दौरान बाधाओं की पहचान करता है। ये चीज़ें साफ शब्दों में लिखा गया है, पहचान। अगर मैं मूल्यांकन के अर्थ की बात करूं तो मूल्यांकन एक छिटपुट गतिविधि है। देखो, क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, छिटपुट लिखा हुआ है तो आप लोग ऐसे ही आपको ऑप्शन में भी मिलेगा, जिसका उपयोग परियोजना या कार्यक्रम के प्रासंगिकता और प्रभावशीलता के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए करते हैं। अब अगर मैं तुलना के आधार पर उससे संबंधित अगर मैं बात करूँ निगरानी में, तो निगरानी जो है दोस्तों वो अवलोकन को रिलेट करता है और किसी चीज़ का जो मूल्यांकन होता है वो जो रिलेट करता है दोस्तों निर्णय से। अब नेक्स्ट है, अगर दोस्तों जब मैं तुलना के आधार पर होता है तो क्या होता है, परिचालन स्तर और व्यावसायिक स्तर पर। व्यावसायिक स्तर जो होता है दोस्तों ये होता है आपका मूल्यांकन स्तर, और परिचालन जो होता है निगरानी स्तर। प्रक्रिया में इसमें बात किया जाए, प्रक्रिया में तो प्रक्रिया में दोस्तों निगरानी जो है लघु अवधि का होता है और दीर्घ अवधि का जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका मूल्यांकन। पर दोस्तों याद रखना कि तुलनात्मक के स्तर पर अगर जब कभी आपके अंदर मतलब या ऐसी चीज़ें आती हैं या केंद्रित करने से कोई चीज़ ऐसे रिलेट किया जाता है, तो आप ध्यान देना दोस्तों, दक्षता में सुधार करना कंपलसरी हो जाता है। लोगों को सकारात्मक मार्गदर्शन देना, उन्हें सकारात्मक सोच देना, विचार देना, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है निगरानी में। प्रभावशीलता में सुधार करना ये मूल्यांकन का पार्ट है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप लोग से अगर यूजीसी नेट में आएगा तो तुलना के आधार पर ही निगरानी और मूल्यांकन का डिफरेंशिएशन अंतर पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता दोस्तों, ठीक है ना। मॉनिटरिंग का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं परिभाषा के रूप में, हालांकि मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ, और आप लोग मूल्यांकन की परिभाषा का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ देखो अंतर के बारे में,
कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि उसमें अंतर क्या है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग इसे स्टडी कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग ज़रूर मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। और मॉनिटरिंग, आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई भी होगी, है ना। देखो, निधि उघाना क्या चीज़ है।